गुड मॉर्निंग। अब कल अपन ने लास्ट 1D और 2D की जो स्थिति थी वो देख ली थी। अब हमें किसकी स्थिति, 3D की स्थिति, 3V में जो गति थी वो स्थिति देखनी है। 3V में है और गति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल और मोशन। अब 3 डायमेंशनल मोशन की स्थिति को समझने के लिए वापस अपन 3 एक्सिस की बात करते हैं। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके ऊपर किसका, वाई का, और जेड का मान कितना होता है, 0 है। ये वाई एक्सिस, इसके ऊपर एक्स का और जेड का मान कितना होता है, 0 है। और ये जेड एक्सिस, इसके ऊपर किसका, एक्स का और वाई का मान क्या होता है, 0 है। ये तीनों जो एक्सिस है उनका कटान बिंदु है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ये x है, ये y है, तो इसको अपन ने नाम दिया था एक्स वाई तल। और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ये z है, ये y है, तो ये y z तल। और ये जो स्थिति है वो क्या है, z और x और तल। 3D की स्थिति को समझने के लिए अपन या तो मच्छर की गति ले या फिर मक्खी की गति ले। अब एक बार अपन ये मानते हैं कि मक्खी की एक बार स्थिति यहाँ है, कहाँ, यहाँ पर। अब कमरे के अंदर, हवा के अंदर होगी स्वतंत्र रूप से, तो मेरे को जब मक्खी क्षण विशेष के ऊपर, मतलब एट द पॉइंट 5:15 और 15 सेकेंड के ऊपर मक्खी की स्थिति ये है। जैसे ही 16 सेकेंड होगा, ये जो मक्खी है उसकी एक नई स्थिति आएगी। हो सकता है वो ऊपर चले जाए, हो सकता है वो नीचे चली जाए, हो सकता है वो आगे चली जाए। अपन एक बार यहाँ मानते हैं, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को स्वतंत्रता पूर्वक उस मक्खी को पकड़कर दबा दो और दबाकर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ दो। छोड़ते ही वो कहाँ गिरेगी, तल के ऊपर गिरेगी। कहाँ गिरेगी, तल के ऊपर गिर जाएगी। और तल के ऊपर गिरने के पश्चात उस पॉइंट को आप पकड़कर किससे, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर क्या डाल दो, लंब डाल दो। अब आप 2 पर तो इजी वे में लंब डाल दोगे, पर जो तीसरी स्थिति होगी वहां पर आपका लंब नहीं डलेगा। तो लंब की स्थिति को डालने के लिए देखना, वापिस हमें कमरे के कॉर्नर की बात करनी है। कमरे के कॉर्नर की जो स्थिति होगी वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो मक्खी यहाँ थी, तो जैसे ही आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराओगे, नीचे की ओर गिरते ही वो तल के ऊपर गिरेगी। किसके ऊपर, तल के ऊपर। और तल के ऊपर गिरने के पश्चात जैसे यहाँ थी हवा में, इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते ही वो कौन से तल के ऊपर, जेड एक्स तल के ऊपर जाकर क्या होगी, गिरेगी। गिर गई। गिरने के पश्चात ये पॉइंट हो गया, ये तल के ऊपर मक्खी गिरी है। तो आपको क्या करना है, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या डालना है, लंब डालना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। और एक आपको किसके ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर क्या डालना है, लंब डालना है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। पर ये 3D की स्थिति है, क्योंकि जो जेड एक्सिस है वो है कहाँ, इस साइड है। तो मक्खी यहाँ गिर गई, तो गिरने के पश्चात उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डाल दिया और जेड एक्सिस के ऊपर लंब डाल दिया। अब जो तीसरी स्थिति है उसके निर्धारण करने के लिए आप उसको क्या कर दो, मूल बिंदु से मिला दो। अब ये कुछ ना कुछ दूरी होगी, ये किसे फॉलो करेगी, देखना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको पकड़कर किससे, मक्खी यहाँ थी ना, इसको पकड़कर किससे, वाई एक्सिस से क्या कर दो, मिला दो। तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। और x और जो z का मान है वो तल पर गिरने के पश्चात आ जाएगा। तो ये अपना एक पॉइंट हो गया। कुछ समय पश्चात, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पश्चात जो मक्खी की स्थिति होगी वो एक नई आएगी। ठीक है। अब मक्खी कहाँ थी, यहाँ थी। यहाँ से जैसे ही आगे गई, वापिस आप उसको पकड़ोगे। पकड़ने के पश्चात क्या करेंगे, तल के ऊपर गिराएंगे। और तल के ऊपर गिराने के पश्चात एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो मक्खी इस बार यहाँ थी, इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते ही मक्खी कहाँ आ जाएगी, इस तल के ऊपर आ जाएगी। इससे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे और जेड एक्सिस के ऊपर क्या है, लंब डालेंगे। और इसको किससे मिला देंगे, मूल बिंदु से मिला देंगे। ये दूरी किसका काम कर रही है,
ये दूरी y का काम कर रही है। तो ये किसका पॉइंट हो गया, ये हो गया x का, ये किसका हो गया, z का। अब नामांकन कर देते हैं एक बार ताकि और समझ में आ जाए। ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब यदि मैं इस पॉइंट के निर्देशांक पूछूं तो इसको इसके ऊपर गिराया तो ये जो दूरी है वो एक बार अपन मान लेते हैं कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना हो जाएगा, ये किसका काम करेगा, y का। और जो z है उसका जो मान है वो कितना है, 2 और 3 के बीच में है, तो अपन ये मान लेते हैं 2.5 है। जब मक्खी यहाँ होगी तो x का मान देखो कितना है, x का मान कितना है 4, ये 5 से ज्यादा है, एक बार इसको 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 7। और किसकी स्थिति, जो z की स्थिति है वो कितनी है, 5 है। तो इस बार देखो ये पहला जो पॉइंट होता है वो किसे फॉलो करता है, x को, दूसरा किसे फॉलो करता है y को, और जो तीसरा है वो किसे फॉलो करता है z को। पहले x का मान कितना था 2, फिर कितना हो गया 4, पहले y का मान कितना था 5, अब कितना हो गया 7, पहले कितना था z का मान 2.5, अब कितना हो गया 5। अर्थात समय के साथ तीनों निर्देशांक क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो वस्तु की ऐसी गति क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, और जो तीनों एक्सिस है कौन कौन, x, y और जो z है, तीनों क्या होने चाहिए, समय के साथ क्या होने चाहिए, परिवर्तित होने चाहिए। वस्तु की ऐसी गति क्या कहलाएगी, 3D कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 3D। और इसकी जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, एक तो मच्छर की गति, एक मक्खी की गति, और एक वायुयान की गति। किसकी, वायुयान की गति। अब इन स्थितियों को समझने के लिए अपन 1D और 2D और 3D एकदम शॉर्ट में कैसे समझे। जब भी आपको सीधा नाम आ जाए प्रश्न में, जैसे सीधी सड़क के ऊपर, सीधी ट्रेन की गति, ऐसी कोई स्थिति दे दे, तब तो आपको उसको देना है 1D। दूसरी स्थिति, आपको एक शब्द दीजिए, आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए, यदि वस्तु किसी से टच नहीं है, मक्खी किसी से टच थी क्या, नहीं थी, मक्खी किसी से टच है क्या, नहीं है, वायुयान किसी से टच है क्या, नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी जो गति होगी वो किस में आएगी, 3D में। अब आपको कहे कटी हुई पतंग, तो पतंग कटी हुई है तब किसी से स्पर्श नहीं कर रही, तब वो किस में आएगी, 3D में। और यदि पतंग को कोई व्यक्ति उड़ा रहा है अर्थात वो टच है, तो उस कंडीशन में वो किस में आएगी, 2D में। सांप क्या होता है, सांप तल के ऊपर चलता है, तो उसका किसी ना किसी से क्या है, स्पर्श है, तो वो किस में आएगी स्थिति, 2D में। अपन ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो कितने निर्देशांक होते हैं ब्लैक बोर्ड के, 2, एक x एक्सिस हो जाएगा, एक y एक्सिस हो जाएगा। आप कॉपी के ऊपर पेन की सहायता से लिखते हो तो कॉपी के कितने एक्सिस है, 2, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो जो लिखने वाली स्थिति है वो किस में आएगी, 2D में आएगी, द्विविमीय में आएगी। अब अपन ने ये जो सारी चीजें देखी हैं, देखना अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। अब थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं। आपने सबने क्या ली है, विज्ञान ली है। विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज है, जिसमें से एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान, एक आप रसायन विज्ञान, एक बात करें जीव विज्ञान की, एक बात करें कंप्यूटर विज्ञान की, कंप्यूटर विज्ञान, ग्रह विज्ञान, बहुत सारी ब्रांचेज है विज्ञान की। उसमें से एक ब्रांच भौतिक विज्ञान है। इसकी भी बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारी होती है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकी, ऑक्सीलेशन। ये जो स्थिति है इसकी कितनी है, भौतिक विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज है। उसमें से एक ब्रांच है क्या, मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स के बारे में अपन जो मोशन अपना चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसमें, मैकेनिक्स में। किसमें, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं।
अब इस यांत्रिकी की कितनी शाखाएं होती है? किसकी? मैकेनिक्स की कितनी शाखाएं होती है? मैकेनिक्स की 3 शाखाएं होती है। कितनी ब्रांचेज हैं? 3 ब्रांचेज हैं। जो पहली ब्रांच है उसको क्या कहते हैं? शुद्ध गति की। क्या कहते हैं? शुद्ध गति की। और जो दूसरी स्थिति है उसको क्या कहेंगे? गति की। और जो तीसरी स्थिति है उसको क्या कहेंगे? स्थितिकी। वापिस अपन ने किसकी स्थिति? विज्ञान की। विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज है। जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, के सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी आपको कांजी सर पढ़ा रहे हैं, और जो मैथ्स है, मैथ्स भी विज्ञान की एक शाखा है जिसको रामचंद्र जी सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज है, पर अपन यहाँ पर कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। मैकेनिक्स है, मॉडर्न है, क्लासिक है, क्वांटम है, ऑक्सीलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी ब्रांचेज है। और उसमें से अपन किसकी? यांत्रिकी की बात कर रहे हैं। अब इस यांत्रिकी में भी कितनी है? 3 स्थितियां हैं। शुद्ध गति की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। गति की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। और जो स्टैटिक्स है, स्टैटिकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। अब अपन इस चैप्टर में शुद्ध गतिकी की जो स्थिति है, अब शुद्ध गतिकी होगी क्या, गतिकी क्या होगी और स्थितिकी क्या होगी, इस पार्ट का जो नाम है वो क्या है? गति। तो जो शुद्ध गतिकी है उसमें केवल और केवल, ओनली फॉर ओनली, केवल और केवल, केवल और केवल किसका अध्ययन करेंगे? अपन गति का अध्ययन करेंगे। किसका? मोशन का। और गतिकी में क्या करेंगे? गति किस कारण से उत्पन्न हुई है, गति की रीजन देखेंगे। गति की क्या देखेंगे? रीजन। और जो स्थितिकी है उसमें क्या किया जाता है? जो वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, जो वस्तु कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में होती है, उसका क्या है? अध्ययन किया जाता है। वापिस अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फिर इन्हीं से अपन क्या है? इनकी परिभाषा बना देंगे। यांत्रिकी पढ़ रहे हैं। यांत्रिकी की टोटल कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है। शुद्ध गतिकी, गतिकी और स्थितिकी। अब गतिकी में केवल क्या करेंगे? केवल और केवल गति का अध्ययन करेंगे। जो गतिकी है उसमें क्या करेंगे? रीजन देखेंगे गति की। और जो स्टैटिकी है, स्टैटिक्स है, उसमें क्या करेंगे? कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में होगी उसका अध्ययन करेंगे। अब जो शुद्ध गतिकी है, शुद्ध गतिकी में हमारे पास 5 भौतिक राशियां होगी इस पार्ट में, और उन 5 भौतिक राशियों के बारे में अपन क्या है? चर्चा करेंगे। किसमें? शुद्ध गति। अब आपको कोई कह दे शुद्ध गतिकी क्या है, तो एक बात तो आपको ये पता लगी, शुद्ध गतिकी किसकी ब्रांचेज है? मैकेनिक्स की। पहला स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि शुद्ध गतिकी किसकी शाखा है? यांत्रिकी की शाखा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? कि शुद्ध गतिकी में केवल और केवल गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ऐसे आपको कह दे जो गतिकी है वो क्या होगी, तो एक पॉइंट तो अपन इससे बना सकते हैं, गतिकी किसकी ब्रांच है? यांत्रिकी की ब्रांच है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे आपको कोई कह दे स्थितिकी क्या है, तो स्थितिकी किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। यांत्रिकी की क्या है? ब्रांच है, जिसमें क्या किया जाता है? जो भी वस्तु क्या होती है? स्थिर होती है, उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब अपन देखो, अगर अब आपको ये कह दे यांत्रिकी किसे कहते हैं? क्या? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी किसकी ब्रांच थी? भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? गति का, गति के कारणों का, और जो वस्तु स्थिर होती है उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है। अब इसमें शब्द आ रहा है स्थिर, इसमें शब्द आ रहा है गति। अब हमें 2 शब्दों का बोध होना चाहिए। अब यदि आपको कोई कह दे कि गति अवस्था क्या होती है, क्या गति अवस्था क्या होती है, एक इसमें शब्द आ रहा है क्या? स्थिर। स्थिर का क्या अर्थ हो गया? विराम। विराम अवस्था क्या होती है?
तो हमें इन दोनों का क्या है, बोध होना चाहिए। किसका, एक तो गति अवस्था का, एक विराम अवस्था का। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, विराम अवस्था की। किसकी, विराम अवस्था की। तो विराम अवस्था की स्थिति को समझने के लिए देखो, अपन कहाँ हैं, अपन जैसे पढ़ रहे हैं तो एक कमरे के अंदर है। उस कमरे के अंदर हमें पता है टोटल कितने फलक है, 6 फलक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं 6 दीवारें हैं। एक ये वाली दीवार, एक इस साइड वाली दीवार, एक जहाँ नीचे मैं खड़ा हूँ उस वो स्थिति हो जाएगी, एक ऊपर छत वाली स्थिति, एक ब्लैक बोर्ड वाली, और एक ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने वाली। कल आकर देखेंगे तब भी ये 6 की 6 दीवारें कहाँ रहेगी, यहीं पे रहेगी। अर्थात जो 6 की 6 दीवारें हैं वो किसके साथ, समय के साथ, और किससे, मेरे से, क्या इनकी जो स्थिति है वो चेंज हो रही है। कहने का अर्थ है आसपास का जब वातावरण है उससे 6 जो दीवारें हैं, उन 6 की 6 दीवारों की जो पोजीशन है समय के साथ क्या परिवर्तित हो रही है, नहीं हो रही। तो वो जो स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी। तो विराम अवस्था की क्या परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे एक टेबल मैंने यहाँ रख दी, कल आकर देखी तब भी वो टेबल कहाँ थी, यहीं पर थी। तो ये जो टेबल है वो किससे, यहाँ पे टेबल रखने के पश्चात ये टेबल क्या जो 6 दीवारें हैं उनसे, या फिर जो ऊपर पंखा चल रहा है उनसे, क्या उसकी जो पोजीशन है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, नहीं हो रही। तो अपन क्या परिभाषा बता सकते हैं विराम अवस्था की, कि यदि कोई वस्तु कौन हो गई, दीवार हो गई, यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण एनवायरमेंट से समय के साथ परिवर्तित हो रही है क्या, नहीं हो रही। अगर नहीं होती तो वो स्थिति तो क्या होती है, विराम अवस्था की होती है। क्या होती है, विराम अवस्था की। दूसरी स्थिति किसकी, गति अवस्था की। अब देखना, गति अवस्था में मेरी पोजीशन यहाँ है तो अपने को क्या है, एक वस्तु स्थिर लेनी पड़ेगी। जैसे पीछे वाली जो दीवार है वो क्या है, स्थिर है, मैं यहाँ हूँ, मेरे और दीवार के बीच की दूरी एक बार अपन ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। कितनी, 20 सेंटीमीटर। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, आगे आते ही क्या होगा, मेरी और दीवार की जो बीच की दूरी है पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यदि मेरी पोजीशन ये थी, मैं थोड़ा सा पीछे और चला जाता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे और ब्लैक बोर्ड के बीच की जो दूरी है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरी पोजीशन आप किससे देख रहे हो, आप तुलना किससे कर रहे हो, दीवार से कर रहे हो। दीवार क्या थी, स्थिर थी। तो यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष क्या हो, समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो, तो वस्तु की जो ये अवस्था है वो क्या कहलाएगी, गति अवस्था। तो विराम अवस्था में तो क्या होगा, कोई जो वस्तु होगी, कोई भी वस्तु किसके साथ, समय के साथ और आसपास का वो जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके साथ उसकी जो पोजीशन है वो परिवर्तित नहीं हो, वो स्थिति तो वस्तु की क्या कहलाएगी, विराम अवस्था। और जो गति अवस्था है वो क्या कहलाएगी, जो वस्तु है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ समय के साथ क्या हो, परिवर्तित हो, वो स्थिति क्या कहलाएगी, गति अवस्था कहलाएगी। अब 2 शब्द और आते हैं इस पाठ में। एक तो हमें किसका, निर्देश तंत्र का बोध होना चाहिए, किसका, निर्देश तंत्र का। और एक आता है क्या, बिंदु द्रव्यमान। क्या, बिंदु द्रव्यमान। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, निर्देश तंत्र की। किसकी, निर्देश तंत्र क्या होता है, देखना। जैसे मैं आपको कहूं आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में नेट भी होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसके लिए, पढ़ने के लिए कंपलसरी है। ऐसे ही किसी भी वस्तु, कमरा भी होना चाहिए, उसमें कूलर भी होना चाहिए, ऊपर से पानी का गिलास भी पास में रखा हुआ होना चाहिए। तो ये सारी वस्तुएं क्या है, अपन ये मान सकते हैं पढ़ने के लिए कंपलसरी है। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, कमरे के अंदर खड़ा हूँ, तो कमरा किसका काम करेगा, निकाय का काम करेगा। उस निकाय के अंदर कितने
तीन तो एक्सिस होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा और एक जेड एक्सिस हो जाएगा। और साथ साथ तीनों निर्देशांकों का जो कटान बिंदु होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु। तो कितने चीजों की आवश्यकता होती है देखना, जैसे अपन किसकी, एक अपन ने स्थिति ले ली किसकी, एक्स एक्स की, एक स्थिति ले ली वाई एक्स की और एक स्थिति ले ली जेड एक्स की। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे जो पोजीशन होंगे वो क्या होंगे, एक तो x का मान आएगा, एक y का मान आएगा और एक z का मान आएगा। मैं हूं कहाँ, एक कमरे के अंदर हूं। तो ये जो कमरा है, ये जो कमरा है वो किसका काम करेगा, निकाय का। तो हमें किसकी परिभाषा लिखनी है, निर्देश तंत्र की परिभाषा लिखनी है। किसकी, निर्देश तंत्र की। तो निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र में एक निकाय होता है और उस निकाय में कितने, तीन तो एक्सिस होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और एक क्या होना चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए। तभी उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे वाई का मान आएगा, और जेड एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे, जेड एक्सिस की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या कर दो, उसको मूल बिंदु से मिला दो, तो आपके कुछ ना कुछ मान आ जाएंगे। तो आपको यदि कोई कह दे निर्देश तंत्र क्या होगा, तो किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कितने, तीन तो एक्सिस की और एक मूल बिंदु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसा जो निकाय है, ऐसा जो निकाय है वो क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। अब बात करते हैं अपन किसकी, बिंदु द्रव्यमान की। बिंदु द्रव्यमान में क्या होता है देखना, जैसे अपनी स्थिति कहाँ है, अपन है पृथ्वी की सतह के ऊपर, और जो ये है वो है पृथ्वी की त्रिज्या। और 9th क्लास में आपने देखा है इस पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ये हमें याद रखना है, कितनी है, 6400 किलोमीटर होती है। और अपनी स्थिति कहाँ है, अपन है पृथ्वी की सतह के ऊपर। अब अपन क्या है, जैसे ऐसे मान लें कि आधी किलोमीटर की जो दूरी है वो अपन ने बाइक की सहायता से तय कर दी। तो एक तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, और आपके द्वारा तय की गई त्रिज्या जो दूरी है वो कितनी है, 0.5 किलोमीटर या फिर 1/2 किलोमीटर। तो ये इसकी तुलना में क्या है, एक तो मेरे से कोई 6400 रुपये मांगता है और मैं उसको देता कितना हूँ, मैं उसको देता हूँ केवल और केवल 50 पैसे। तो ये जो स्थिति है आधी किलोमीटर की 6400 किलोमीटर की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। तो उस कंडीशन में ये जो दूरी होगी या ये जो वस्तु होगी वो क्या कहलाएगी, बिंदु द्रव्यमान कहलाएगी। दूसरी स्थिति में समझे अपन, हमारे पास एक स्केल की स्थिति है, स्केल पे हमें नॉर्मल पता है 15 सेंटीमीटर तक की स्थिति आती है। अगर इस स्केल के द्वारा 15 सेंटीमीटर की अधिकतम लाइन खींची जा सकती है। अब इस स्केल से मैं ये कह दूं कि 0.1 दूरी ही, 0.1 सेंटीमीटर की दूरी ही तय की जा सकती है, तो इसको क्या कहेंगे, बिंदु द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदु द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, उसकी त्रिज्या की तुलना में ये वस्तु थी, इसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं कुछ भी हो, तो इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है उसकी त्रिज्या की तुलना में क्या हो, बहुत ही कम हो, तो वह जो स्थिति होगी वो क्या कहलाएगी, बिंदु द्रव्यमान कहलाएगी। कल अपन क्या करेंगे, ये जो 5 चीजें हैं किस में है, शुद्ध गतिकी में। पहली अपन बात करेंगे किस पर, विस्थापन पर। दूसरी अपन बात करेंगे किस पर, दूरी पर। जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो अपनी क्या होगी, चाल, स्पीड। जो चौथी होगी वो क्या होगा, वेग। और जो 5वां होगा वो क्या होगा, त्वरण। तो अपन ये 5 टॉपिक इस पार्ट के अंदर देखेंगे।